हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद एक अगला टॉपिक लेकर आ गए हैं, कूलॉम्स लॉ। बच्चों, कूलॉम्स लॉ क्या है? तो होता यह है कि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि दो चार्ज एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। अब वो फोर्स कैसा होता है? वो फोर्स बच्चों अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब दूर हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं, दूर हटाएंगे। ठीक है, ये रिपल्सन शो करते हैं। जबकि अगर दो निगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, तो ये चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, मींस दूर हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जबकि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, तो बच्चों ये देखा गया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पास लाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर वो सेम चार्ज है तो एक दूसरे को दूर हटाना चाहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, नफरत करेंगे, दूर हटाएंगे। बट अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, पास लाएंगे, एक दूसरे को क्लोज लाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। जो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे आपको पता है ना, आपको पता है कि दो मास भी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसा आपने पढ़ा था ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि अगर दो मास है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? Gm1m2/r²। बट बात इतनी है कि जो मास है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो चार्जेस हैं, जो चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे चार्ज हैं। अगर वो दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर वो डिसिमिलर चार्जेज हैं, मीन्स एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब डिसिमिलर चार्जेज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जबकि सिमिलर चार्जेज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो सिमिलर चार्जेज में हमेशा रिपल्सन, इसमें भी देखो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, बट प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो हमको पता चल गया कि भाई ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, बट ये फोर्स कितना लगता है? तो इस बात को कूलॉम जी ने बताया। कूलॉम्स लॉ बच्चों ये बताता है कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्जेस इन अ गिवन मीडियम। इसका मतलब मीडियम को भी आप बीच में बदल नहीं सकते। अगर एक बार लॉ लगाना शुरू कर दिया तो जो मीडियम होगा आप उसी में कंसिडर कीजिए। ठीक है, मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स वैसे भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। खैर, तो इन्होंने बताया कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज मतलब इनका अपना साइज बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, सेम मीडियम में होने चाहिए। मीडियम को सेम रखना है जब तक एक बार लाल ना लग जाए। फिर जब लाल लग आ चुके हैं, अब मीडियम को चेंज कर लेंगे तो फोर्स कुछ और हो जाएगा, फिर मीडियम की डिपेंडेंसी देख लेंगे। ठीक है, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन रेस्ट
और चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, उनमें मोशन नहीं होना चाहिए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो दो चार्ज इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ये चार्ज बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तो इनमें लगने वाला फोर्स भी बड़ा होगा। अगर इन चार्जेस की वैल्यू छोटी छोटी है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी छोटा होगा। इसका मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं कि अगर 8 कूलाम चार्ज है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर यही, ठीक है, 4 कूलाम 3 कूलाम चार्ज दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F डिपेंड्स ऑन Q1 Q2। तो यहाँ पर Q1 Q2 कितना आएगा 64, यहाँ Q1 इंटू Q2 कितना आएगा 12। अगर और छोटा चार्ज कर देंगे तो F डिपेंड्स ऑन और छोटा हो गया 2 ही बचा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चार्जेस का प्रोडक्ट घटता जाएगा उन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी घटती जाएगी, ठीक है। ये कूलाम्स लॉ का पहला स्टेटमेंट था। और इन्होंने बताया एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इन्होंने क्या बताया, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज is inversely proportional to the square of distance between the charges. It means F is depends on 1 upon r square, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ा दोगे तो r बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर उनके बीच का सेपरेशन घटा दोगे, कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जो चार्ज पास पास होंगे उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर वो चार्ज दूर दूर रख दिए जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स घट जाएगा, ठीक है। ये कूलाम्स लॉ था। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन। तो बच्चों जब F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है तो आपको पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल k से। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां स्मॉल k की वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्मॉल k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। फॉर एयर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज कूलाम्स लॉ। और इसका जो नोटेशन होता है फिजिक्स में वो ऐसा होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ द जो फ्री स्पेस होता है ये बताता है कि मीडियम कितना पोलराइज हो जाएगा, मीन्स पोलराइजेबिलिटी को बताता है परमिटिविटी, ठीक है। या ये कह सकते हो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर परमिट करेगा, ये इंफॉर्मेशन देता है परमिटिविटी, ठीक है। और तो एयर के लिए अगर मैं बात करूं तो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। और ध्यान रखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी अपनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे बेसिक बात करता हूं कि जैसे एयर में दो चार्जेज हैं उनके बीच ये फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर उन चार्जेज के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो क्या होगा? तो अगर कोई बीच में मीडियम आ जाता है, ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है, किसी और मीडियम के लिए अगर बात करें एयर के अलावा, तो बच्चों ये जो स्मॉल के है इसकी वैल्यू लिखते हैं उस सिचुएशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जहां पर ये जो के है कैपिटल के, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ मीडियम। तो दिस इज कॉल्ड, के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और बच्चों के की वैल्यू जो होती है सबसे छोटी वैल्यू कैपिटल के की होती है एयर के लिए, कितनी होती है? 1, ठीक है। और के की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। यह किसके लिए होती है? कंडक्टर के लिए। बाकी किसी भी मटेरियल के लिए के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है और इन्फिनिटी से छोटी होती है। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं जनरली कि के की वैल्यू बताइए 2/3 या 3/2 माइनस का 3/2 या 0.5, पूछा जाए इसमें से कौन सी के की वैल्यू पॉसिबल है, तो मैंने क्या बोला? के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो बच्चों 2/3 क्या है? लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, ये के की वैल्यू हो सकती कि नहीं हो सकती? सोचिए, 3/2 1 से बड़ी है, यस 1.5, तो ये हो सकती है। ये देखिए माइनस में, तो माइनस का नंबर वैसे भी 0 से छोटा हो गया, और हमने तो बताया के की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, तो ये वाली भी वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है। 0.5 ये भी 1 से छोटा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज पॉसिबल इन दीज वैल्यूज इज 3/2। इन वैल्यूज में 3/2 ही सही आंसर होगा। खैर, अब हम क्या करते हैं, हम इस मीडियम में दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मीडियम आ गया तो उस समय सोचिए फोर्स कितना हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू देखिए, तो क्या फार्मूला बनेगा बच्चों एफएम की? ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप देखें तो एयर में दो चार्जेस के बीच फोर्स क्या लग रहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया, मतलब ये चार्ज वैसे ही रखे हुए थे, Q1 चार्ज था और एक ये Q2 चार्ज था, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों R थी, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ दिया, कोई भी मीडियम बढ़ दिया। ठीक है, वाटर भी हो सकता है, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर भर दिया, इसके बीच में फिल कर दिया, तो ये फोर्स क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर मैं बेसिक बात करता हूं, ठीक है, तो किसी मीडियम में लगने वाले फोर्स और एयर में लगने वाले फोर्स के बीच रिलेशन क्या आ रहा? Fa/K। देखिए, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मिल गया, क्या बन गया? Fa मिल गया। तो Fm इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? Fa/K।
बच्चों आपको पता है k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अभी मैंने बताया k की वैल्यू क्या होगी, 1 से हमेशा बड़ी होगी। तो जब ये 1 से ग्रेटर होगी तो यहां से देखिए k की वैल्यू क्या निकलेगी, fm अपान fa, fa अपान fm। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, fa अपान fm इज ग्रेटर देन 1। दिस इंडिकेट fa इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू fm। इसका मतलब दो चार्जेज के बीच एयर में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है किसी और मीडियम में लगने वाले फोर्स से। यहां से बच्चों ये पता चला कि अगर दो चार्ज एयर में हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बीच में कोई भी अदर मीडियम ले आए तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव ही रहेगा, रिपल्सिव है तो रिपल्सिव रहेगा। मतलब अगर वो सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल पहले कर रहे थे तो बाद में भी रिपेल करेंगे। अगर डिसिमिलर चार्ज है मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो उनमें अट्रैक्शन था तो बाद में भी अट्रैक्शन रहेगा, बट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसी मीडियम को रखने पर चार्जेज के बीच उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बच्चों हमारा कूलॉम्स लॉ यहां तक हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि कूलॉम्स लॉ की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों ऐसा है कि अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ है क्या, कूलॉम्स लॉ क्या है भाई, इट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहां पर K कांस्टेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ने पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। और न्यूटन्स लॉ क्या है, ये क्या होता है, Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। भाई कूलॉम्स लॉ कब लगता है, दो चार्ज अगर Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो इनके बीच फोर्स क्या लगता है, K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि अगर दो मास हैं m1 और m2 और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है एंड दिस इज F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, तो पहली सिमिलरिटी तो आपको साफ दिख रही है कि बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों ही लॉ क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जब कहीं पर कोई फिजिकल क्वांटिटी 1 अपान आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बच्चों इसमें भी 1 अपान आर स्क्वायर है, इसमें भी 1 अपान आर स्क्वायर है। इसका मतलब जो कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आता है और न्यूटन्स लॉ से ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आता है, दोनों ही क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि बोथ ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आती है, ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बच्चों सेकेंड थिंग ये आती है कि बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा क्या हो गया कि बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें या जिन फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं।
तो ये दोनों ही फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल मींस एक पॉइंट से जाने वाले फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज करो रिपेल करेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे रिपेल करेगा, तो यहाँ देखो एक पॉइंट से ऐसे लग रहा है जा रहे हैं। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होते हैं, एक पॉइंट की तरफ लग रहे हैं, पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन हो, मान लो एक माइनस का Q1 है और ये माइनस का Q2 प्लस का Q2 है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, तो ये भी एक पॉइंट की तरफ लगते हुए महसूस होंगे। इसका मतलब बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात यहां पे ये आती है कि ये तो सिमिलरिटीज हो गई। अब तो बच्चों डिफरेंसेस क्या होते हैं कूलाम्स लॉ में और न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में, ये हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंस तो ये निकल के आता है बच्चों कि Fg मीन्स ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट Fe कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो Fg जो होता है ये क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। जबकि कूलाम्स लॉ से जो फोर्स लगता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों चार्ज क्या है, माइनस है, तो भी ये फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो भी फोर्स रिपल्सिव, दोनों निगेटिव है तो भी फोर्स रिपल्सिव। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। इसका मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव। दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उनके नेचर पर, चार्जेस के नेचर पर। अगर दोनों चार्ज, ठीक है, दोनों में से एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और एक चार्ज निगेटिव हो जाए, ठीक है, तो उनके बीच बच्चों लगने वाला फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। बट अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है बच्चों, रिपल्सिव हो जाता है। या फिर दोनों चार्ज निगेटिव हो जाए तो भी इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। इसका मतलब हुआ इसमें सिमिलर चार्ज हमेशा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, जबकि जो डिसिमिलर चार्ज हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब बच्चों दूसरा डिफरेंस क्या आता है, दूसरा डिफरेंस ये आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर वेरी स्ट्रांग फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो बच्चों Fe की वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हो, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हो तो इनके बीच क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स का 10 की पावर 43 टाइम्स हो जाता है अप्रॉक्स। कितने टाइम्स हो जाता है,
10 की पावर 43 टाइम्स। सोचिए कितना ज्यादा है। तीसरी बात आती है यहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, थर्ड पॉइंट यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। बट ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। मतलब दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है, इससे इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों चार्ज के बीच जो भी मीडियम है उस पर डिपेंडेंसी होती है। अगर उनके बीच का मीडियम जो है वो एयर है तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के। अगर उनके बीच कोई और मीडियम आ गया तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बट ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या है, दोनों मासेस के बीच में मीडियम कौन सा, इससे कोई मतलब नहीं, उनके बीच लगने वाला फोर्स ही रहेगा क्या, Gm1m2/r²। ठीक है। अब बच्चों जो हमारा सेकेंड चीज है ये इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि Fe इज वेरी स्ट्रांग इन कंपैरिजन ऑफ Fg। इस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उनके ग्रेविटेशन फोर्स का 43 टाइम्स होता है। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों हम मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और उनको एक दूसरे से r डिस्टेंस पे पुट कर दिया गया, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनका चार्ज होगा एक, कितना होगा, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस पे कितना चार्ज होगा, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जबकि इनका अपना एक मास भी तो होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब चूंकि इन दोनों के पास मास है तो इनमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, Fg लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। ये ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, ये होगा G पहला मास m1 फिर दूसरा मास m2/r²। इसका मतलब ये होगा Gme²/r²। ये me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मास ऑफ अर्थ ना पढ़ लेना कि जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग me को मास ऑफ क्या कहते थे, अर्थ कहते थे। यहाँ पे me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बच्चों देखो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो इनके में चार्ज है, और चार्ज है तो इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। तो सीधी सी बात है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा जरा बताइए। तो होता है फार्मूला Q1 की वैल्यू E Q2 E/r²। ठीक है, मीन्स Fe इक्वल टू आ गया Ke²/r²। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में एयर प्रेजेंट है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर। अब देखिए हमको इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स में रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Fe/Fg फाइंड करेंगे। तो जब Fe/Fg करेंगे तो इधर देखिए क्या आएगा, पहले Fe की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, Ke²/r² अपान में Fg की वैल्यू क्या आएगी, Gme²/r²। r² से r² को कैंसिल कर दीजिए तो Fe/Fg की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यह आएगी Ke²/Gme²।
वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास, के की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है 9 × 10 की पावर 9 ई स्क्वायर, तो 1.6 × 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर अपान जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, इंटू एमई स्क्वायर। एमई क्या है बच्चों, एमई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे Fe अपान Fg, तो ये अप्रॉक्स 10 टू द पावर 43 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उनके ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू द पावर 43 टाइम्स होता है। अब बच्चों कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए।